हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि कोई भी हमारा जूनियर लॉयर जो है, हमारा जूनियर अधिवक्ता भाई है, उसे प्रैक्टिस के दौरान कैसे मालूम चले कि ये बेल कहां से होगी और इसमें आसानी से हम ज़मानत कैसे ले लें, या इसमें हम आसानी से ज़मानत कैसे इस केस में करा सकते हैं, कहां से करा सकते हैं और इसमें क्या क्या ग्राउंड्स रखने अनिवार्य होते हैं, इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। तो आज हम आपको बताएंगे हमारे छोटे भाइयों के लिए, नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए, कि वो जमानत जो बेल एप्लीकेशन होती है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करें और फिर उसके बारे में कैसे समझें चीज़ों को, या फिर उसमें किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें ताकि जब क्लाइंट्स मिले तो आप उसको अच्छे से समझा सकें, जवाब दे सकें उसके बातों का, उसके प्रश्न का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आप नई नई वकालत शुरू किए, नया नया आपका पेशा है, नया नया आपके पास क्लाइंट है भैया, और एक चीज़ दूसरी बात ये कि आपने नई वकालत किया, नए तरीके से काम शुरू किया और आप पे लोग कितना भरोसा करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई मान लेते हैं चोरी का केस आ गया, किसी ने चोरी किया और वो जेल चला गया, तो देखिए अब आपको उसकी जमानत करानी है, तो बेल कैसे लिखना है भाई, अब अनुभव भी नहीं है। तो आज हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप बिना सीनियर की सहायता से ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये कि कोई भी बेल एप्लीकेशन आपको जब लिखना हो, और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर ड्राफ्टिंग चाहिए, प्रोफार्मा चाहिए कि किस तरह से बेल एप्लीकेशन लिखी जाती है, अगर वो हमारे जूनियर भाइयों को चाहिए होगी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी तरह से राय मशवरा लेना, किसी प्रकार का कोई शुल्क भी में नहीं लगता, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपके लिए सब कुछ फ्री है। दूसरी बात ये कि देखिए, सबसे पहला तो आप न्यायालय का नाम लिखें, मुकदमा नंबर, इधर सन, उसके बाद अब जमानत प्रार्थना पत्र संख्या सन, पेज जो होता है उसके बाएं साइड में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या और फिर राइट हैंड में सन। अब किसकी जमानत आप फाइल कर रहे हैं, उसका नाम, पिता का नाम, फुल एड्रेस, बनाम सरकार उत्तर प्रदेश, ये जो भी है स्टेट वो। उसके बाद सीधे आप आ जाएं, जमानत प्रार्थना पत्र में जाने का पूरा एड्रेस वगैरह दे दें। फिर सीधे नंबर 1 में प्रार्थी एक शांतिप्रिय कानून पाबंद भारतीय नागरिक है। दूसरे में अभियोजन कथनानुसार क्या कहा गया, अर्थात FIR में अभियुक्त के खिलाफ कहा क्या गया है, वो सब चीज़ें लिख दें। अब यहाँ पे एक एक लाइन मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेन फैक्ट आपको बता देता हूँ कि जब चोरी की बेल आपको लिखनी है, तो जब चोरी की बेल आपको लिखनी है, सबसे पहला काम आपको देखना क्या है कि 379 411 उस पर लगा होगा। 379 अर्थात चोरी के लिए दंड, और 411 का मतलब है जो चोरी का माल बरामद हुआ वो। दोनों में आप CRPC उठाइए, CRPC के लास्ट में आप चले जाइए, अनुसूचियाँ होंगी। जब उसमें अनुसूची में आप खोलेंगे, अनुसूची 1 और 2 जो भी है, अनुसूची में खोलेंगे तो वो धारा आपको मिलेगी, कौन, 379 भी मिलेगी, 411 भी। जब 379 खोलेंगे, इस तरह से आप देख भी सकते हैं किताब में, तो जब 379 आप खोलेंगे उसमें लिखा रहेगा चोरी। 379 के जब आगे देखेंगे चोरी के आगे, तो उसमें सज़ा का प्रावधान है कि इसमें 3 साल की सज़ा है, जुर्माना भी है। उसके आगे आप बढ़ेंगे, संज्ञेय है कि असंज्ञेय, संज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, तो इसमें अजमानती है। किससे गवर्न होगा, किसने टेबल होगा, मतलब मजिस्ट्रेट में उसका ट्रायल चलेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कि सेशन कोर्ट में, वो दिया है। अब इतना लिखने के बाद आप सीधे इसको देखने के बाद सीधे आप सबसे वही मेन मुद्दा आपको बता दें कि आप अगर देखिए क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, तो आप सीधे उसमें लिखिए बेल एप्लीकेशन में कि अभियुक्त की कोई भी
आपराधिक इतिहास उसका नहीं है, ये आप दर्ज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि माल बरामदगी में क्या दिखाया गया है वो मेंशन करिए। गिरफ्तारी प्रपत्र देख लीजिए, उसमें समय क्या दिया गया है, एफआईआर की कब की है, ये सब चीज़ें देख लें। गिरफ्तारी मेमो में देख लें कि उसने गिरफ्तार कब किया, रिमांड कराने कब गया, अर्थात जेल कब भेजा, ये देख लें। हो सकता है उसमें गलती दरोगा ने की हो, सब कर भी देते हैं। उसके बाद अगर आपको मेन फैक्ट है कि गिरफ्तारी कहाँ से हुई, अक्सर आप ये देखते होंगे कि गिरफ्तार घर से किया जाता है, लेकिन फलाने चौराहे से, ओवरब्रिज से, तिराहे से, मतलब ये कि कहीं ना कहीं से गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। उसके बाद आप ये लिख दें कि मौके पे कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, गिरफ्तारी का मौके पे कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, ये भी एक ग्राउंड होता है, ये आप जरूर लिखें। अगर 2-3-4 दिन तक थाने पे बैठाया गया, उसके बाद जेल भेजा गया, तो आप ये भी ऐड करें कि मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का या माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का, जो गिरफ्तारी का दिशा निर्देश है, उसका अनुपालन नहीं किया गया आयोग के द्वारा, विवेचक के द्वारा, दरोगा के द्वारा। ये है मेन आपके जमानत के आधार। उसके अलावा आप ये भी दिखा सकते हैं कि इसमें सारी धाराएं 7 साल से कम की सज़ा हैं, मजिस्ट्रेट ट्राइब्यूनल है, अर्थात मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा विचारणी है, ये भी आप दिखा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं 100% आपकी जमानत सेशन कोर्ट से हो जाएगी, आपको हाई कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। अगर लापरवाही से बेल एप्लीकेशन तैयार की जाती है तो छोटी धाराओं की बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होकर पता चला मामला हाई कोर्ट तक चला जाता है और आपका बिना मतलब का पैसा भी बर्बाद होता है। और एक जो भाई अगर आप नई वकालत कर रहे हैं तो आपकी इस पर छवि पे भी प्रभाव पड़ता है कि यार वकील साहब ने बेल करा नहीं पाए। तो कहने का मतलब बेल एप्लीकेशन रेडी करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर किसी भी जूनियर अधिवक्ता भाई का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर वो प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट की जाए, अगर उसे कुछ पूछना है तो भी कमेंट कर सकता है। अगर ज़रूरी है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी फ़ोन करके जानकारी ले सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब